Data is fragmented across diverse systems, platforms due to mergers, acquisitions, etc. जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म के उसका mergers किए हों, अब आप डेटा एक जगह पे आ गया, एक डिसीजन लेने की बॉडी है, तो इस किस्म की सिचुएशन डेटा बहुत ज़्यादा होना. These were two motivational factors for creating data warehouses. Thirdly, most systems prioritize operational processing over decision making. अच्छा, ऑपरेशनल प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि आपने पीछे जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं डेटाबेसेस के, हमने अल्टीमेटली क्या करते हैं, डेटाबेस को हम नॉर्मलाइज करते हैं. क्यों नॉर्मलाइज करते हैं? ताकि हमारे जो करंट ऑपरेशन है वो ऑप्टिमाइज हो सके, आपकी नॉलेज खत्म हो सके, आप आसानी से रिसर्च कर सकें, आसानी से अपडेट्स कर सकें, आसानी से डिलीट कर सकें. तो आपकी बेसिकली ये आपके डे टू डे काम होते हैं. किसी भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस पे या ऑपरेशनल डेटाबेस में जो आपके रूटीन के काम होते हैं, ये वाले काम होते हैं, वर्ड ऑपरेशन. इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं. ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ ली, हमने देखा ठीक है, इसको हमने नॉर्मलाइज करके रखेंगे तो हम ज़्यादा आसानी के साथ अपने डे टू डे जो डेटा की में कर्ड ऑपरेशन लगाने हम आसानी के साथ कर सकते हैं. लेकिन इसकी वजह से आपके फिर टेबल बहुत सारे बनते हैं, आपके ज्वाइन बहुत ज़्यादा बनते हैं. तो अगर आपने बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर एनालिसिस करनी हो तो आपको बहुत ज़्यादा फिर डेटा चाहिए होता है. तो उस वक्त फिर आपकी जो डेटा बेसिस होती हैं, जो कि नॉर्मलाइज फॉर्म में पड़ी हुई होती हैं, वो फिर इस तरह की आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड उस तरीके से अच्छे तरीके से एफिशिएंटली निकाल के नहीं दे सकते. तो आप फिर क्या करते हैं कि आप अपना जो इसकी वजह से फिर हम डेटा वेयर हाउस के वक्त बनाते हैं तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. डेटा वेयर हाउस में आप बनाते हैं तो हम फिर अपनी टेबल्स को डीनॉर्मलाइज कर देते हैं, अपने टेबल्स को डीनॉर्मलाइज करके रखते हैं. डीनॉर्मलाइज डेटा में आपको पता है कि जो डेटा वेयर हाउस का डेटा होता है उसमें आपने कोई नया डेटा डालना नहीं होता, आपने उस डेटा को रीड करना होता है, उसमें एनालिसिस जनरेट करनी होती है, समरी बनानी होती है, ये सारे काम करने होते हैं. तो इसका क्या मतलब है, कौन कौन से ऑपरेशन नहीं होंगे, ये ऑपरेशन नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, सिर्फ ये ऑपरेशन लगेगा, रीड ऑपरेशन. तो अगर हमने सिर्फ रीड ऑपरेशन ही करना है तो इसका मतलब है वी डोंट नीड नॉर्मलाइजेशन. क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट इन पे पड़ता है, क्रिएट रीड अपडेट, क्रिएट अपडेट रीड, इस पे नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन अगर हमने तो इसको रीड करना है, रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, डीनॉर्मलाइज कर लेते हैं, तो हम ज्यादा एफिशिएंटली उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. तो इसलिए हम ये कहते हैं डेटा वेयर हाउस बेसिकली रीड ओनली एक तरह का डेटा होता है आपका. तो ये लास्ट पॉइंट का मतलब है कि जो ऑपरेशन डेटाबेस की होती है, जो नॉर्मलाइज फॉर्म में पड़ी होती हैं, वो जनरली हमारी जो डिसीजन मेकिंग में इतनी यूजफुल नहीं होती, क्योंकि उससे हम ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस उस तरह की नहीं आसानी के साथ नहीं कर सकते. बहुत कॉम्प्लेक्स क्यूरी बन जाती हैं, फिर वो क्यूरी एफिशिएंट इतनी नहीं होती, आपका डेटा उस तरीके से जिससे आपको रैपिडली चाहिए डेटा उस तरीके से रैपिडली आप फेच नहीं कर सकते, लाखों में आपका फॉर एग्जांपल डेटा है. So these were some of the problems which were being faced by the database developers. तो उसका इनकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा था, मैनेजर्स वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन लोकेटिंग यूटिलाइजिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. तो अब यहाँ पे आपको एक तरह का कंपैरिजन नजर आ रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन ऑपरेशनल प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है जो डे टू डे काम करना है, हमने उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं. जो हमने पूरा डेटाबेस पढ़ी अभी हमने बेसिकली हमने जो पूरा कोर्स अभी तक पढ़ा है वो ऑपरेशनल प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है. ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ये बेसिकली डेटा वेयर हाउसिंग से रिलेटेड चीज है, जो राइट साइड पे है. डेटा वेयर हाउसेज में आप क्योंकि क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पर्पस देखें आप, ऑपरेशनल प्रोसेसिंग क्या कर रही है, इट इज सपोर्टिंग द डेली ऑपरेशंस जो कि कर्ड ऑपरेशंस होते हैं. और जबकि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है डेटा वेयर हाउसेज में ये सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग को. इसी तरह ऑपरेशन प्रोसेसिंग में फोकस हमारा होता है ऑन स्मॉल डेटा सेट्स रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शंस.
जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमारे लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा होता है हमारे पास, और उसका पर्पस होता है कि हमने सिर्फ एनालिसिस करनी है उस पर। फिर तीसरा अगर आप देखें सिस्टम डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो ऑपरेशनल प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि नॉर्मलाइज डेटा होता है तो इट इज़ ऑप्टिमाइज फॉर ट्रांजैक्शनल स्पीड, जबकि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है जो कि डेटा वेयर हाउसेज में होती है, इट इज़ ऑप्टिमाइज फॉर डेटा रिट्रीवल, जो कि रीड ऑपरेशन करना है हमने। और प्रायोरिटी इन डेवलपमेंट जनरली हाई इसलिए लिखा हुआ है कि जनरली जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन करते हैं, उस वक्त हमारे ध्यान में ये चीज़ नहीं होती कि हमने इसको बाद में हमने डेटा वेयर हाउसेज के तौर पे भी इस्तेमाल करना है। तो जनरली जब भी कोई डेटाबेस किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टार्ट में बनती है तो पहले तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है वो, तो उसको बनाने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। लेटर ऑन जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर उस वक्त सोच शुरू होती है कि भाई हमें डेटा वेयर हाउस भी बनाना चाहिए। तो आमतौर से जब आप इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं तो आप ओवरलुक कर जाते हैं डेटा वेयर हाउस के एस्पेक्ट्स को, कि जब डेटा बढ़ेगा उस वक्त यही कहा जाता है कि ठीक है जब डेटा ज़्यादा हो जाएगा देख लेंगे फिर। तो दिस इज व्हाट इज explained in the last point. Now the basic concepts of a data warehouse. Data warehouse is a subject oriented, integrated, time variant, non updatable। चार तरह के पॉइंट्स हैं इसके अंदर। पहला क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन अपडेटेबल, मींस रीड ओनली। कलेक्शन ऑफ डेटा यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अभी आप इन चारों पॉइंट्स को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हम इनिशियली डिसाइड करते हैं कि हमने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा वेयर हाउस बनाना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी सेल्स रिलेटेड मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पर डिसीजन लेने हैं, या मैंने कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस पर रिलेटेड डिसीजन लेने हैं। तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा वेयर हाउस बनाया जाता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने सेल्स और कस्टमर इन दो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, तो इससे रिलेटेड मुझे मुख्तलिफ एंगल से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सब्जेक्ट ओरिएंटेड। दूसरी चीज आ गई इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि कंसिस्टेंट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। जैसे यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज की मैंने बात की है। मल्टीपल सोर्सेज से आप क्या करते हैं, आप लेकर आते हैं इनटू अ यूनिफाइड व्यू। वी कंसीडर इट एज अ सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ, यानी यहाँ से भी डेटा आया तो यहाँ पे एक वर्जन, सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ यहाँ पे हम लेकर आते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब हो सकता है यहाँ पे कंफ्लिक्ट्स भी हो, इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें आप रिमूव करके यहाँ पे सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ लेकर आएंगे यहाँ पे फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो यानी कि मल्टीपल सोर्सेज से हो सकता है कि आपकी ये जो इंटीग्रेशन हो रही हो, यहाँ पे आपके डेटा आ रहा हो, ये रेगुलर आपने रखा हो, मंथली रखा हो, वीकली रखा हो, डेली रखा हो। लेकिन इसका मतलब है जब भी डेटा पुल करेंगे आप, इसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, ईटीएल प्रोसेस का एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस होता है, तो उसमें वो कुछ इनकंसिस्टेंसीज आएंगी। तो अब फिर उन इनकंसिस्टेंसीज को पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ईटीएल का प्रोसेस दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से डेटा मैप करेंगे ताकि जब यहाँ पे डेटा आए तो वो सारा करेक्ट फॉर्म में हो, और फिर यहाँ पे आके लोड करना है। ईटीएल का जो थर्ड स्टेप होता है लोड, ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, तो वो आप लेकर आते हैं यहाँ पे। तो पर्पस क्या होता है कि यू ट्राई टू क्रिएट सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। थर्ड चीज आ गई टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का क्या मतलब है? इट स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा टू एनालाइज ट्रेंड्स एंड चेंजेस ओवर टाइम। आप डेली एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा लेके आ सकते हैं, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेटा ला सकते हैं, मंथली भी ला सकते हैं, ईयरली भी ला सकते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेन, कि आपका जो डेटा वेयर हाउस में डेटा लाने का फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप डेली ला रहे हैं इसका मतलब है आप डेली बेस पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आपका ऑब्वियसली वो ज्यादा फाइन ग्रेन हो जाएगा। अगर आप वीकली करते हैं तो थोड़ा सा वो
कोर्स ग्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा और मंथली कर लेते हैं तो और ज़्यादा वो आपका वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा कोर्स ग्रेन हो जाएगा। तो ये भी आप डिसीजन कर रहे होते हैं कि आपने किस हद तक वो टाइम वेरिएंट तो बनाना है उसको, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। तीसरी चीज आ गई नॉन अपडेटेबल। नॉन अपडेटेबल का मतलब क्या है? इट इज रीड ओनली एंड इट इज रिफ्रेश periodically। जैसे मैंने आपको बताया डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, फॉर एनालिसिस नॉट फॉर ट्रांजेक्शनल अपडेट्स। तो इसको जब हम वीकली रिफ्रेश करते हैं तो पर्पस एनालिसिस होता है, हमने ट्रांजेक्शनल काम कोई नहीं करना, यानी कि हमने क्रिएट अपडेट डिलीट नहीं करना, सिर्फ रीड करना है और उसको रीड करके एनालाइज करना है। तो कोई डिफरेंस आपको फील हुआ? कुछ फर्क लग रहा है आप डेटाबेस और इसके अंदर? क्या मतलब सोच दिस इज फॉर मेकिंग सम डिसीजन। अब टाइम वेरिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ट्रेंड निकालें तो आपको टाइम सीरीज तो टाइम वाइज डेटा क्रिएट और फिर आपको एक डेटा बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में एक जगह मिलेगी। मल्टीपल सोर्सेज में डेटा से आप डेटा एनालाइज करना मुश्किल होगा। आपको पहले एक जगह डेटा लाए उसको लाना भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जब आप मल्टीपल सोर्सेज से लगा रहे हैं। सिंगल वर्जन आपको चाहिए। फिर आप पूरे के पूरे आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एनालिसिस करेंगे उस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, उससे लिहाज से अपना डेटा एंड इट इज रीड ओनली। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा मार्ट का। तो डेटा मार्ट भी एक तरह का डेटा वेयर हाउस होता है बट इट हैज अ लिमिटेड स्कोप। इसका स्कोप थोड़ा छोटा होता है। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डेटा मार्ट्स बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसको हम डेटा मार्ट को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। विल रिमेन आवर फोकस ऑन डेटा वेयर हाउसेस। अच्छा जी, अब जो जैसे आपको बताया कि मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा होता है और यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट सिंगल वर्जन अप्रोच। अब इसमें किस किस तरह के, अगर हम थोड़ा सा इसको सोचें तो मैं किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं जब हम डेटा मल्टीपल सोर्सेज से लेके आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट की स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 टेबल हैं। एक है स्टूडेंट डेटा, ये किसी और डेटाबेस में पड़ा हुआ है टेबल। स्टूडेंट अप्लाई, ये हो सकता है एम्प्लॉय डेटाबेस में पड़ा हुआ हो। स्टूडेंट हेल्थ हो सकता है ये हेल्थ डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ हो। है जगह, तीनों जगह डेटा स्टूडेंट का ही है, लेकिन डेटाबेसेस डिफरेंट है। तो हर एक ने अपने लिहाज से उसका स्टूडेंट का टेबल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऐसे ही है, हर एक ने अपने लिहाज से बनाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट डेटा में प्राइमरी की है स्टूडेंट नंबर, लेकिन स्टूडेंट हेल्थ में जो प्राइमरी की है ये स्टूडेंट नेम से बनी हुई है। तो अब डेटा अपने लेकर आना है, कंबाइन करना है, तो प्राइमरी की यूनिक होती है, ठीक है। और अब प्राइमरी की अगर डिफरेंट है तो फिर आपके लिए मर्जिंग में इशू होगा, कैसे मर्ज करेंगे, किसको किसके साथ लिंक करना है, इस किस्म का इश्यूज आ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, सिनोनिम्स। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नंबर प्राइमरी की है और यहाँ पे चीज वही है लेकिन उसका टाइटल डिफरेंट है। इस डेटाबेस में स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है लेकिन नीचे डेटा वही है। तो सिनोनिम्स इस तरह के हो सकते हैं कि डेटा एक ही हो लेकिन कॉलम नेम डिफरेंट हो। तो इसका मतलब है आपको एक तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चाहिए कि जब ये यहाँ से डेटा आए तो स्टूडेंट आईडी शुड बी प्लेस्ड, उस डेटा को कहाँ जाना चाहिए, वो किस नाम से किस कॉलम में जाना चाहिए, स्टूडेंट नंबर में जाना चाहिए या स्टूडेंट आईडी में जाना चाहिए। ये आपने डिसाइड करना होगा डेटा वेयर हाउस में कि आपने कॉलम का नाम क्या रखना है, डेटा वेयर हाउस में स्टूडेंट आईडी रखना है या स्टूडेंट नंबर रखना है। फिर स्टूडेंट नंबर भी स्टूडेंट आईडी में जाएगा, स्टूडेंट आईडी भी स्टूडेंट आईडी में जाएगी। तो इस किस्म के आपको फिर इश्यूज को ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में, जो ETL का ट्रांसफॉर्म प्रोसेस है उसके दौरान में चीजें सारी मैनेज करनी पड़ती हैं। तीसरी एग्जांपल देखें, फ्री फॉर्म फील्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चर्ड फील्ड्स। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट लास्ट नेम, मिडिल इनिशियल और फर्स्ट नेम।
तो स्टूडेंट डेटा में जो स्टूडेंट का नाम है वो 3 कॉलम में ब्रेक हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टूडेंट का नाम एक ही कॉलम है। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स आर मर्ज इनटू अ सिंगल कॉलम। डेटा वही है, लेकिन जब आपने यहाँ पे लेके आना है तो आपने डिसाइड करना है कि आपने 3 पार्ट्स में रखना है उसको या मर्ज करना है। उस लिहाज से फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इट इज अनदर एग्जांपल। इसके अलावा इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो है किसका नंबर गलत आ रहा है, 4 टेलीफोन नंबर आ रहा है 438, ये जो है मार्क का टेलीफोन नंबर ठीक आ रहा है, और स्मिथ जो है स्मिथ का टेलीफोन नंबर यहाँ पे 238 करके है और यहाँ पे टेलीफोन नंबर कुछ और आ रहा है, तो टेलीफोन नंबर ही डिफरेंट है। अगेन इसका का इशू भी कॉमन है। अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि क्या करना है, कौन सा डेटा उठाना है, कौन सा ड्रॉप करना है फोन नंबर, कौन सा नहीं ड्रॉप करना है, या आपने पहले पूछना है उससे प्रोसेस इनिशिएट करना है, या दोनों फोन नंबर डाल देने हैं। तो ये यू आर रिक्वायर्ड टू टेक सम डिसीजंस, टेलीफोन नंबर 1 टेलीफोन 2 नंबर 2 करना है। तो उस लिहाज से आपने डिसाइड करना होगा कि आपका डेटा वेयर हाउस में स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, उस लिहाज से भी ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखेंगे। इसके अलावा देखें मिसिंग डेटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मिथ का इंश्योरेंस का डेटा नहीं है अवेलेबल, तो मिसिंग डेटा के साथ क्या करना है और किस कॉलम का मिसिंग डेटा के साथ क्या करना है, तो इतना डिटेल में आपको वर्किंग करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स। डेटा वेयर हाउस को जब बनाते हैं और ये जब इतनी डिटेल में जाके आपको वर्किंग करनी पड़ती है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है। तो ये दिस इज व्हाट इज ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। तो क्या करना है, आपने पहले एक्सट्रैक्ट करना है, फिर आपने देखना है कोई चैलेंजेस हैं, मिसिंग डेटा, इनकंसिस्टेंट डेटा, वो चीजें देख के मुताबिक अपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लिखनी है, और फिर डेटा को लोड करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करके। और ये कोई आपने परमानेंट डिक देनी है, जब भी डेटा आएगा वो पूरा प्रोसेस एक्सट्रैक्ट का भी चलेगा, दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी और लोड भी होगा। तो ये रेगुलरली ये काम ETL का चल रहा होता है। ये नहीं कि वन टाइम करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वन टाइम नहीं करना कि वन टाइम कर लें, ये रेगुलर चलता रहेगा और आपका साथ साथ वो चीज़ें होती रहेंगी। दूसरी, एक्सट्रैक्ट इज रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ट्रांसफॉर्म क्या है, सिलेक्टिंग कॉलम, चेंजिंग वैल्यूज, कंप्यूटिंग वैल्यूज, क्लींजिंग, मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग, इनकोडिंग, एग्रीगेटिंग। तो ये सारे काम आपके ट्रांसफॉर्मेशन में होंगे, तो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस बनानी पड़ती हैं। और उसके बाद यू आर गोइंग टू लोड योर डेटा इनटू डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट। डेटा वेयर हाउस बनाने की ज़रूरत कब पेश आती है और कब ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि डेटा वेयर हाउस हम बना लें। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी वन ऑफ द इंडिकेशन, देयर इज नो सिंगल सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। मल्टीपल जगहों पे तो डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन एक जगह पे अगर आपका सिंगल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है फिर आपको डेटा वेयर हाउस बनाना चाहिए ताकि मल्टीपल डेटाबेस से एक जगह पे डेटा आ जाए, ताकि आप सेंट्रलाइज तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकें। Secondly, need for balanced analysis. Organization want to analyze performance across various dimensions. फाइनेंस की डायमेंशन है, कस्टमर डायमेंशन है, सप्लाई डायमेंशन है। तो अगर आप मुख्तलिफ डायमेंशन या मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना चाहते हैं और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा ऑर्गेनाइज होकर आपके पास एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ, तो फिर इसका मतलब है कहते हैं यू शुड टेक अ डिसीजन टू क्रिएट अ डेटा वेयर हाउस। Thirdly, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मैकेनिज्म अगर इन प्लेस नहीं है तो फिर आप कस्टमर फोकस्ड डेटा वेयर हाउसेस बना सकते हैं, ताकि कस्टमर के साथ आप रेगुलर इंटरेक्ट करके अपना CRM बिल्ड करें। इस तरीके से सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इसी से मिलती जुलती चीज़ है। इफ़ यू नीड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ सप्लायर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स क्या है, शिपिंग क्या है, तो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने एनालिसिस करनी है और उसकी पिक्चर आपको चाहिए तो फिर दिस कुड बी अनदर इंडिकेशन दैट यू शुड गो फॉर
creating a data warehouse. Any question? अच्छा जी, अब डेटा वेयरहाउस का जो डेटाबेस डिजाइन होता है उस पर थोड़ी सी हम अब टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। इसमें दो तरह का डेटा होता है, एक हम कहते हैं जी डायमेंशनल डेटा है और दूसरा डेटा हम कहते हैं फैक्ट डेटा। टू काइंड, दो तरह का डेटा है, डायमेंशनल एंड फैक्ट। दो तरह के डेटा में हम इसको सेग्रीगेट करते हैं अपना जो स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो। So these are two essential components of dimensional modeling approach commonly used in data warehousing. फैक्ट डेटा में क्या होता है? फैक्ट डेटा में क्वांटिटेटिव मेजर्स हम का ख्याल रखते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स, रेवेन्यूज, यूनिट सोल्ड, इस किस्म का डेटा हम रखते हैं एज अ फैक्ट डेटा। और फैक्ट डेटा के लिए फैक्ट टेबल बनाए जाते हैं। फैक्ट डेटा के लिए कौन से टेबल बनाए जाते हैं? फैक्ट टेबल बनाए जाते हैं। और these fact table represents what of the business events। ये आगे एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज डायमेंशनल डेटा। और डायमेंशनल डेटा में किस किस्म की चीज आती हैं? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू एनालाइज द फैक्ट्स डेटा, फॉर एग्जांपल टाइम, जैसे मंथली है, हो सकता है मंथ वाइज हो सकता है डेटा, ईयर वाइज डेटा रख सकते हैं आप। प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा, कस्टमर रिलेटेड डेटा, तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट पड़े होंगे उसके अंदर, कस्टमर के एट्रीब्यूट पड़े होंगे, टाइम रिलेटेड एट्रीब्यूट्स पड़े हुए होंगे। तो इस किस्म के जो डेटा होता है उसको हम डायमेंशनल डेटा कहते हैं। यानी कि प्योर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो डेटा फैक्ट टेबल में जा रहा होता है, और डिफरेंट किस्म के एंगल्स या से जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा चाहिए होता है वो हमारा डायमेंशनल डेटा में आता है। और डायमेंशनल डेटा को हम रखते हैं डायमेंशनल टेबल्स के अंदर। डायमेंशनल डेटा को डायमेंशनल टेबल में रखते हैं, एंड दिस टेबल रिप्रेजेंट हु, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफ बिजनेस इवेंट्स। हाँ जी, इसमें और कितने फैक्ट टेबल हैं इसके अंदर, कितने डायमेंशनल टेबल? कितने डायमेंशनल टेबल हैं, कितने फैक्ट टेबल? फैक्ट टेबल कितने हैं? एक है। रिलेशनशिप चेक करें, डायमेंशनल टेबल और फैक्ट टेबल जो है 1 to many। 1 to many का क्या मतलब है? यहाँ पे सारी कॉलम की पड़ी हुई है इन टेबल्स की। इसका क्या मतलब है? ये जो टेबल है प्राइमरीली ये सारे डायमेंशनल टेबल को डील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि एक टेबल, अब ये समझिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वन डायमेंशन इज वन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड डायमेंशन इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे लिखा है फैक्ट टेबल्स कंटेन, फैक्ट टेबल कंटेन्स फैक्चुअल और क्वांटिटेटिव डेटा। अच्छा, पहली बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम कहते हैं स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा इज सिंपल डेटाबेस डिजाइन इन विच डायमेंशनल डेटा इज सेपरेटेड फ्रॉम फैक्ट और इवेंट डेटा। तो इसको हम स्टार स्कीमा कहते हैं क्योंकि सेंटर में क्या है? फैक्ट टेबल है और बाकी सारे डायमेंशनल टेबल है। There is one-to-one relationship between dimension table and fact table. Dimension tables are denormalized to maximize performance। अच्छा, मतलब क्या है कि हो सकता है यहाँ पे एक टेबल बनाया आपने, लेकिन ट्रांजैक्शनल डेटाबेस जो है यहाँ से हमने डेटा लेके आए, वहाँ 7-8 टेबल पड़े हैं। टेबल को क्या किया हमने? denormalize करके तो यहाँ पे वो सारा डेटा लेके आए। ठीक है, ये एक तरह की denormalized स्ट्रक्चर होता है। तभी एक बनेगा denormalize करने के टेबल कम करने के टेबल। डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने एक लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी आपको दिया था मैंने मिड के अंदर डीनॉर्मलाइजेशन का। तो वही प्रोसेस होता है डीनॉर्मलाइज करने का। This star schema is dimensional table contain description about subject of the business, or it is excellent for ad hoc queries but bad for online transaction processing।
यानी कि जो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग है जिसमें कर्ड ऑपरेशन आ रहे होते हैं उसके लिए ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ रीड ओनली काम करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, बहुत फास्ट ली आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। कंक्रीट एग्जांपल देखें कि एक फैक्ट टेबल है सेल्स के नाम से, ठीक हो गया, और 3 डायमेंशनल टेबल है, एक प्रोडक्ट के नाम से है। प्रोडक्ट वाले में सारी प्रोडक्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट्स पड़े हुए होंगे, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का साइज। फिर एक पीरियड के नाम से हमने अलग से एक डेटा बनाया है, पीरियड कोड के नाम से ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। इसको हम अपना फिर वो मुख्तलिफ पीरियड्स के लिहाज से उसको हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टोर को देखें, स्टोर कोड, स्टोर नेम, सिटी, एट्रीब्यूट, तो ये सारे स्टोर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। अब जो ट्रांजैक्शनल चीजें आ रही हैं, जो डे टू डे ग्रिटी ग्रिटी वाली चीजें आ रही हैं, एक तो है कि लिंक हो गया, फिर यूनिट सोल्ड। इसका क्या मतलब है कि क्या बेटा बातें कर रहे हैं आप, थोड़ा खामोश हो जाए। इसमें सेल्स पे थोड़ा सा गौर करें। आपको अगर यूनिट सोल्ड चाहिए तो यूनिट सोल्ड का क्या मतलब है कि आप कह रहे हैं प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट कोड, कौन सा पीरियड, कौन से स्टोर की कितने यूनिट सोल्ड हुए, कितने डॉलर सोल्ड हुए, कितने डॉलर कॉस्ट थी। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो आपके पास पड़ी होगी, और इस तरह की इंफॉर्मेशन की बेस पे आप फिर कई किस्म के क्यूरीज के जवाब दे सकते हैं। लेट्स सी, हम कुछ क्यूरीज के जवाब भी देखते हैं। पहले आप ये देखें टेबल में स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। तो आप ये देखें कि जो सेल्स वाला टेबल है इसके अंदर पड़ा हुआ है प्रोडक्ट कोड 100, पीरियड कोड 001, स्टोर कोड S1, इसमें यूनिट सोल्ड हुए थे वो 40 हुए थे, और डॉलर सोल्ड हुए थे 1600, और डॉलर कॉस्ट 100। अब स्टोर पीरियड कोड अगर 01 में जाएं आप, तो पीरियड कोड 01 का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2010, एंड इट इज, इसका जो क्वार्टर है ये एक क्वार्टर है, और इसमें कितने महीने हैं, क्या किया हुआ इन्होंने, मंथ नंबर 4th मंथ है, सेकेंड क्वार्टर मंथ, समझ नहीं आ रहा कि मंथ कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। 4th के बाद मेरा ख्याल होना चाहिए था 8th, 3rd, 4th, 5th। लेकिन आप क्वार्टर की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि पीरियड कोड 1 का मतलब 2001 का क्वार्टर है, फिर ये पीरियड कोड 2 का मतलब 2010 का सेकेंड क्वार्टर, और 2010 का 3rd क्वार्टर। ये इस तरीके से, मतलब हम बेसिकली जो पीरियड का टेबल है वो इस तरीके से हमें डायमेंशनल एनालिसिस में हेल्प करता है। ये बेसिकली इसका होता है मामला। अगर हम 100 के कोड को देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि 100 कोड का क्या मतलब है कि ये एक स्वेटर है जिसका रंग ब्लू है और 40 है। तो बेसिकली एक ब्लू कलर के स्वेटर जिसका साइज 40 है, उसकी एनालिसिस, उससे रिलेटेड हमने ये कुछ डेटा डाला हुआ है। इसका मतलब है इसकी बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ब्लू स्वेटर जिनकी 40 साइज है वो कितने बिके, और किस महीने में ज़्यादा बिक रहे हैं, किस महीने में कम बिक रहे हैं, किस क्वार्टर में ज़्यादा सेल हो रही है, किस क्वार्टर में कम सेल हो रही है। इस किस्म की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इस तरह जो आपका स्टोर का है, आप देख सकते हैं किस स्टोर में ज़्यादा सेल हो रही है, किस स्टोर में कम सेल हो रही है, क्योंकि S1 से रिलेटेड आपको पता है कि कौन सा बड़ा स्टोर है ये। तो आपको स्टोर वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस स्टोर में बेसिकली क्या सेल हो रही है। लेट्स सी, इस किस्म की क्यूरी का हम जवाब दे सकते हैं। क्यूरी क्या है? व्हाट आर द टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच वर सोल्ड। तो आप इस किस्म की एसक्यूएल स्टेटमेंट, इसमें भी एसक्यूएल स्टेटमेंट ही चलेगी क्योंकि है तो रिलेशनल डेटाबेस ही। सिलेक्ट टॉप 5, कौन कौन से कॉलम चाहिए हमें, डिस्क्रिप्शन चाहिए, पी क्या चीज है, दो टेबल यूज करें, सेल्स का टेबल और प्रोडक्ट का टेबल। सेल्स का टेबल S, प्रोडक्ट का टेबल P। तो P डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टेबल की डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें, और हमें यूनिट सोल्ड
का सम चाहिए। सम का मतलब है कि यहाँ पे ग्रुप बाई क्लॉज लगी होनी चाहिए। और फिर एक और सम आ रही है टोटल रेवेन्यू की, इसलिए ग्रुप बाई क्लॉज यहाँ पर है। और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ऑर्डर कर लिया उसको डिसेंडिंग, इसका मतलब जो हाईएस्ट रेवेन्यूज हैं वो ऊपर जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर से इस किस्म की क्यूरी कर सकते हैं बाय राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। एक और एग्जांपल देखें, व्हेन पहली क्यूरी थी व्हाट, दूसरी क्यूरी है व्हेन। व्हाट वर द टोटल मंथली सेल्स फॉर ईयर 2023। तो ईयर 23 के लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी टोटल मंथली सेल क्या थी, तो इसका मतलब है हम टाइम वाइज अपनी वो डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दो टेबल यूज कर रहे हैं, सेल्स वाला तो आएगा ही आएगा, साथ उसके साथ पीरियड का टेबल आ गया। और वहां से हमने क्या किया, हमने मंथ सेलेक्ट किया, डॉलर सोल्ड को सम किया और हमने ग्रुप लगा लिया मंथ के ऊपर, तो हमें ईयर फिक्स कर दिया 2023, तो हमें 23 का डेटा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये एक क्यूरी लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, हु रिलेटेड एग्जांपल देखें, विच स्टोर हैड द हाईएस्ट टोटल सेल्स इन द लास्ट क्वार्टर एंड हु आर देयर मैनेजर्स। मैनेजर का क्या नाम है, तो आप स्टोर और पीरियड और सेल्स तीन टेबल यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और हम क्लॉज लगा रहे हैं वेयर क्वार्टर इज इक्वल टू Q4 एंड ईयर इज इक्वल टू 2023। और हमें यहाँ पे मैनेजर भी चाहिए, स्टोर का नाम चाहिए, मैनेजर का नाम चाहिए, तो यहाँ पे मैनेजर चाहिए हमें, तो इससे क्या होगा कि हम एक मैनेजर निकाल सकते हैं। तो अगेन इट इज एन एग्जांपल किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन और एनालिटिकल किस्म की क्यूरीज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें वेयर की, सेल्स बाय रीजन, व्हाट आर द टोटल सेल्स फॉर ईच सिटी एंड विच सिटी हैज द हाईएस्ट सेल्स। तो अब देखें सिटी उठा लिया हमने और डॉलर सोल्ड से को सम करके टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। टेबल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, सेल्स और स्टोर का, और ग्रुप कर रहे हैं सिटी पे, तो सिटी वाइज हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये हम क्या अभी तक हमने डिस्कस किया है कि हमने एक डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, डेटा वेयरहाउस में स्टार स्कीमा यूज होता है। स्टार स्कीमा में हमने ये देखा कि एक डायमेंशनल टेबल होता है, एक फैक्ट टेबल होता है और मल्टीपल डायमेंशनल टेबल होते हैं। उसके हमने कंप्लीट एग्जांपल देखी, सेल्स टेबल, डायमेंशनल टेबल था और बाकी सेल टेबल, फैक्ट टेबल था और बाकी डायमेंशनल टेबल था। और उसके बाद हमने सेवन टेबल सैंपल एसक्यूएल कैसे लगाई जा सकती है वो हमने देखी। बाकी इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा जो इसमें जो दूसरी एक चीज डिस्कस करने वाली है, that is to give you some idea about grain of fact table। grain का fact table का मतलब है कितना डिटेल्ड डेटा आप लेकर आ रहे हैं डेटा वेयरहाउस में। जितना ज्यादा आप अपडेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आप डेली डेटा ला रहे हैं तो आपका डेटा वेयरहाउस बड़ा बनेगा। अगर आप ईयरली लेके आ रहे हैं तो डेटा वेयरहाउस का साइज छोटा होगा। तो जो ग्रेन ऑफ डेटा बेस है, ग्रेन कैसा रखे उस पर डिपेंड कर रहा होता है डेटा वेयरहाउस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ग्रेन्युलरिटी ऑफ फैक्ट टेबल, और सबसे ज्यादा जो डेटा होता है वो फैक्ट टेबल के अंदर होता है। सबसे ज्यादा रोज जो क्रिएट होती हैं वो फैक्ट टेबल के अंदर क्रिएट हो रही होती है। तो ग्रेन्युलरिटी ऑफ फैक्ट टेबल मींस व्हाट लेवल ऑफ डिटेल डू यू वांट, कितनी डिटेल आपको चाहिए। ट्रांजैक्शनल ग्रेन फाइनेंस लेवल की होगी कि एक एक ट्रांजैक्शन उसके अंदर डाल दें, और एग्रीगेटेड ग्रेन फॉर एग्जांपल वीकली, ईयरली, मंथली, वो आपकी समरी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। सो एज वी रिड्यूस द ग्रेन लेवल मोर स्पेस इज कंज्यूम्ड। तो लेट्स सी थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ गई थोड़ी सी। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है?
ये न्यूमेरिकल आगे जाने तो भाई कर लेंगे सारा बहुत देखिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन भी नहीं है। जो फैक्ट टेबल होता है उसका साइज एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपने ग्रेन क्या रखा हुआ है। ठीक है, आप देखें, हम कहते हैं जी हमारे पास जो स्टोर्स हैं 1000 स्टोर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, मे बी कैरे 4 हो गया या कोई इस तरह करके, उसकी जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो 10,000 है। इसका मतलब है कि स्टोर टेबल में 1000 रो पड़ी हुई होंगी, प्रोडक्ट के अंदर कितनी पड़ी हुई होंगी, 10,000 रोज होंगी। फिर आप कहते हैं जी हमने जो डेटा वेयर हाउस है उसके अंदर हमने 2 साल का डेटा रखना है एनालिसिस के लिए, 2 साल का डेटा रखना है एनालिसिस के लिए, ताकि हम ओवर ट्रेंड एनालिसिस कर सकें 2 इयर्स की। तो जो हमारा पीरियड वाला टेबल होगा उसके अंदर 24 रो बनी होंगी, हमने क्वार्टर बने हुए होंगे। अगर आपने मंथ वाइज रो बनाई तो आपकी 24 रो बन जाएंगी, 1 2 जनवरी फरवरी मार्च करके, तो 24 रो आपकी बन जाएंगी पीरियड वाले टेबल के अंदर। अब जो एक्चुअल प्रोडक्ट एक्टिव होती हैं उन्हीं का डेटा फैक्ट टेबल में जाएगा, क्योंकि उन पे कोई सेल्स जनरेट हुई होंगी तो उनका टेबल डेटा जाएगा। तो सारी प्रोडक्ट का डेटा नहीं जाएगा, जो बिकेगा प्रोडक्ट उसी का जाएगा। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि 50% प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी कि 5000 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 10,000, उनका रिकॉर्ड जो है वो हमें मंथली अवेलेबल हो जाता है। 50% प्रोडक्ट सेल होती हैं, उनका रिकॉर्ड मंथली जनरेट होता है। अब हमने मंथली लेके जाना है डेटा वेयर हाउस में, तो मंथली अगर डेटा लेके जाते हैं, देन द एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ रोज इन द फैक्ट टेबल, फैक्ट टेबल में कितनी रोज बनेगी, 10,000 स्टोर्स, 5,000 एक्टिव प्रोडक्ट्स, 50% जो है 24 आपके मंथ हो गए, तो ये बन जाती हैं 120 मिलियन रोज। ये रोज किसकी है, कौन से टेबल की है, फैक्ट टेबल की रोज है। तो अगर ये मंथली की है, अगर मैं डेली कर दूंगा तो क्या हाल होगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्वार्टरली कर देता हूँ तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कि आप फाइन ग्रेन करेंगे तो आपका डेटा वेयर हाउस का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो जितना आप पोस्ट करते जाएंगे उसका डेटा वेयर हाउस का साइज कम होता जाएगा। तो ये भी मंथली अपडेट आ रही है, यानी ईटीएल प्रोसेस 1 महीने के बाद चलता है। हर बार कहते हैं हर फर्स्ट को चलेगा, या जो लास्ट डे ऑफ मंथ है उसके रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल हमने उसको शेड्यूल किया हुआ है तो वो सब चलेगा। तो लेकिन अल्टीमेटली अगर 2 साल का डेटा मेंटेन करना है ट्रेंड एनालिसिस के लिए, तो आपको 120 मिलियन रोज को अपने हैंडल करना होगा। आपका डैशबोर्ड जो बनेंगे सारे उसकी बेस पे बन रहे होंगे, 120 मिलियन रोज के डेटा की बेस पे। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि जी सेल्स इफेक्ट टेबल, हम अज्यूम करते हैं कि इसकी 6 फील्ड्स है, 6 कॉलम है उसके इफेक्ट टेबल के, क्या है तो 11:30 तक टाइम कि 11:35 तक, 11:35 तक है। कोई नहीं, स्टार्ट होगा तो जाएंगे, तो स्टार्ट होगा क्या, खाने पीने की बड़ी फिक्र है, ये तो खाने के लिए देता है, खाने के लिए। बस ये क्लोज कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन बीच में रह जाएगी, ये चलें बाद में कर लेंगे कैलकुलेशन, कल कर लेंगे। 2-3 स्लाइड हैं कैलकुलेशंस की,